नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीपीयू का जो पेपर अभी हाल ही में आपके आंसर की आई है, उसका 3 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे एक शिफ्ट में, तो उनको फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो पहला सवाल तो काफी आसान आ गया, बटे में 6 मिनट में हो गया, यानी कि मिनट को हम बनाते हैं सेकंड में, तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये तो पूरा क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18 बटे में 5 करना पड़ेगा। तो 6 तियां 18 हो गया, तो 9 तियां 27 कर लेते हैं, या तो इधर कर लो 18 पंजे 90, 6 तियां 18 हो गया, 3 तिरका 9, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाइयां इतनी और इतनी हैं। 2 छक्के 12, 5 छक्के 30। भैया ये ट्रिपलेट लिखे हुए हैं, अब इससे आसान तो सवाल नहीं हो सकता आपके लिए, तो ये आंसर आ गया 30। अगला सवाल, अब इसको देखो, कह रहा था 2008, 9, 10 के उच्चतम माध्यमिक विद्यार्थियों को दिखाया गया है। ठीक है, पूछ रहा वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो द्वितीय श्रेणी में कितने पास हुए 2010 में, 60 हुए हैं, और टोटल कितने थे, 6, 4, 10, 10, 7, 17 और 17, 3, 20, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, गुणे में 100 हो गया, तो कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 30%। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, 20, 21, 22 सिविल सेवा, और इसमें उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1000 में दर्शाता है। पूछा गया है वर्ष 2022 में सीएस ईएस दोनों के लिए उपस्थित हुए स्नातकों की कुल संख्या, यानी कि सबसे पहले तो 2022 में 120 का 80%, यानी कि 120, 1, 2, 3 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 1000 उसको अंडरस्टूड करके दिया है। अब यहाँ पर इसका 80%, तो 0 से 0, 12 8 96 हो गया, 3 0 आ गए। अब कर लेते हैं इसके लिए, तो 135 000, इसका निकालना पड़ेगा 78%, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। गुणा कर देंगे, पहले तो एक 0 आ जाएगा, उसके बाद 8 पन्ना 40 हासिल लगा 4 हो गया, 8 तियां 24, 7 पंजे 35, यानी कि 59 हो जाएगा, और 59 में 4 जोड़ेंगे 63 हासिल लगा 6 हो गया। ठीक है, फिर 8 एकम 8, 7 तियां 21 हो गया, यानी कि 21 में 8 29 हो गया, 29 और 6 35 हो जाएगा, हासिल लगा 3 हो गया, 8 एकम और 7 एकम 7 3 10 हो गया। अब इसमें 105,300 में 96,000 हम जोड़ देंगे, 0 0 3 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, 0 2 हो गया, आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन देखो यहाँ पर क्या हुआ था, कैलकुलेशन के लिए भी बता दें, जैसे लिखा हुआ 135, तो यहाँ पर 78 को तो या तो 80 माइनस का 2 कर लो, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो। ठीक है, तो जैसा भी सुविधा लगा करे वैसा वहां पर उसको कर लिया करो। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, जैसे डायरेक्ट गुणा करते, 78 का गुणा करना था, तो 8 का देखो गुणा करेंगे, 8 पन्ने 40 किया, ठीक है, 8 पन्ने 40 का 0 हासिल लगा 4 हो गया, फिर 8 का अगले में किया, 8 तियां 24, लेकिन अब यहाँ पर 24 ऐसे लिख लो, 7 फॉलो करेगा, 7 पंजे 35, दोनों को जोड़ दिया तो 59 हो गया, 59 में ये हासिल वाला 4 जोड़ दिया 63 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। अब 8 अगले में जाएगा, 8 एकम 8 किया, 7 इसको फॉलो करेगा, 7 तियां 21, 21 प्लस का 8 कितना हो गया, 29 हो गया। अब हासिल लगा था 6, 29 प्लस का 6 35, हासिल लगा 3 हो गया। 8 का तो पूरे में गुणा हो चुका, अब 7 का 1 में बचा था, 7 एकम 7 और 3 10, इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। बाकी आप जैसे भी करना चाहें वो आपकी इच्छा, 13 6 78 करके 13 का गुणा कर लो, फिर 6 का गुणा कर लो, वैसे भी आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल, अब इसको देखो, कह रहा है यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, 6 बकरियां 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। तो देखो 3 बकरियां बराबर में 5 भेड़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनकी इफिशियंसी लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 5 बटे में 3 हो जाएगी। टोटल अगर वर्क लिखें, किससे किसी से भी लिख लो, 3 बकरी की इफिशियंसी 5, 54 दिन में काम हो रहा था। अब यहाँ पर 6 बकरियां हैं, यानी कि इफिशियंसी 5, 8 भेड़े हैं, इफिशियंसी 3 होगी, 6 पंजे 30, 8 तियां 24, यानी कि 54 हो गया, तो ये तो इससे कट जाना है, यानी कि आंसर 15 आ गया। आसान सवाल है। अगला सवाल, क्षेत्र P और Q को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो P ये रहा, Q ये रहा, बच्चों की संख्या अगर इसमें हम देखेंगे तो 2000 हो गई, और फिर इसमें अगर देखेंगे तो 0 2 चले गए, 3 दूनी 6000 हो गई, तो आंसर 8000 हो गया। आसान। अगला सवाल, किस वर्ष सेब के निर्यात में पिछले वर्ष
वर्ष सेब के निर्यात की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि सबसे पहले हमें देखना किस किस को है, 2008 को चेक करना है, 6 को करना है भाई, 3 को करना है और 5 को करना है, यानी कि इन्हीं पर काम करना है। तो सबसे पहले इनका रेशियो ही बना लें, यानी कि ये 65 हो जाएगा, 65/52 हो गया। तो 13 पंजे 65, 13 चौकू 52, यानी कि वृद्धि होगी 1/4, या तो इसको लिख लेंगे डायरेक्ट 25%, क्योंकि आसान आ गया यहाँ पर। अब इधर लिखेंगे तो 108/99 हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 2/11 गुणे में 100 कर लेंगे। तो इधर करेंगे 11 एकम 11, बचा कितना, 9 बच गया, 11 8 88, 18% समथिंग आ जाएगी। ये आई किसकी है, ये भी लिखते चलो 2006 की। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 2003 पे, 3 को तो कर ही चुके हैं, ये 2003 का था। अब आते हैं 2008 पे, या तो 2008 को ही चेक कर लो पहले। तो यहाँ पर 11.4 और 9.5, 19 छक्का 114, 19 बने 95, कितना वृद्धि हुई, 1 की किस पर, 5 पर, गुणे में 100 करेंगे, यानी कि 20% की वृद्धि यहाँ पर हो गई। अब एक बचा 2005, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 99/78 हो गया। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, और 9 9 18, 8 7 15, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया। यहाँ से देखेंगे 7 की वृद्धि 700/26 हो गया। अब इधर करोगे तो 26 दूनी 52 हो जाएगा, 52 में 8, यानी कि 18, 180 आ गया यहाँ पर। तो 26 के टेबल में 182 होता है, तो उससे तो कम करेंगे, यानी कि 156 6 बार चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में हुई है, इसमें। अगला सवाल, अब ये देखो, ये भी बहुत आसान है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, यहाँ पर लिखेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर P बराबर में 4 है, तो यहाँ पर भी ऊपर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हटा दो इन सबको, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मंसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल कितनी होगी। अब इतना आसान सवाल है, देखो जितनी स्पीड जा रहे हैं उतनी वापस आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन में x प्लस का y। ठीक है, तो यहाँ पर 36 गुणे में 60 गुणे में 2, और दोनों को जोड़ देंगे 6 और 3, 6 3 9 हो गया। कोई दिक्कत, 6 कम 6 हो गया, 6 पंजे 36 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 4 नेम 36, यानी कि 9 पन्ना 45, आंसर। अगला सवाल, एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 की स्थिर चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 35 की स्थिर चाल से चलता है। ट्रक के औसत चाल, यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, दोनों जगह सेम फार्मूला लगेगा पिछला वाला, यानी कि 30 गुणे में 45 गुणे में 2, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 75 हो गया, 15 तिया 45, 15 पना 75, 5 छक्का 30 हो गया, और 6 तिया 18 दूनी 36, आंसर। अगला सवाल, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताना। देखो सक्सेसिव लगा लो, 3 दिए गए या तो फार्मूले से लगा लो, बाकी 3 दिए गए तो ऐसे ही ठीक रहेगा। 10% की वृद्धि 10 से 11 होगी, 20% की वृद्धि 20 पंजे 100, 5 से 6 हो गई, 12% की कमी यानी कि 100 से यहाँ पर 88 रह गई होगी। तो अब कुछ कट रहा है, काट लेते हैं, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, जैसे 25 लिखा है, इसमें 4 का गुणा और कर लो दोनों तरफ, इसमें भी 4 का कर लो, इधर भी 4 का कर लो। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। 25 चौकू 100 हो गया, तो यहाँ पर 4 0 आ गए। इधर करेंगे तो 4 तिया 12, या तो 11 को रहने दो, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96 हो गया, यहाँ से लगा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 गुणे में 11, यानी कि 6 6 5 11 हो गया, यहाँ से लगा 1 5 1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 116 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा 16 और 16 का कुछ, बस आंसर लगा दो, इतनी तो वृद्धि हो रही है। अब इसके नीचे आप करेंगे तो 10,000 लिखना पड़ेगा इंटू में 100, तो यही तो वृद्धि दिख रही थी, इसलिए तो 4 का गुणा किया कि डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाए। अगला सवाल, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बिंदुओं ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो इस तरीके से कुछ बने होंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ उनकी जीवा कुछ ये रही होगी, इसकी लंबाई दे दी थी 12, अब वो यहाँ पर रेडियस थी, यानी कि इसकी 13 थी और इधर 15 थी,
यहाँ से इधर करेंगे तो ये दो भागों में बराबर बराबर बट जाएगी, यानी कि ये 6 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर से किसी भी जीवा पर डाला गया परपेंडिकुलर बराबर भागों में बांट देगा, तो ये परपेंडिकुलर तो बन ही गया। अब इसको जब निकालोगे तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। 13 6 19 हो गया, और 13 से 6 गया 7 हो गया, 19 7 133 हो गया। एक ही ऑप्शन में 133 दे रखा था। चलो फिर इसको भी निकाल लेते हैं, ये कोई तो थोड़ी ना हो गया। 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 15 6 21 हो गया, और 15 से 6 गया तो 9 हो गया, यानी कि 21 ने 189। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रतिमाह इतने की बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? ये सवाल अभी तक तो तेरे आगे बहुत ही बेकार सवाल है। ये देखो वेतन का 72% खर्च कर देता है, यानी कि ये सेविंग कितनी कर रहा है? 28 की सेविंग कर रहा है। इसी का मान दिया गया था 5740। अब इसका 10% निकालना था, 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा था? वार्षिक की बात कर रहा था, यानी कि 12 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमें मान निकालना था 120 का, यानी कि 5740 बटे में 28 हो गया, गुणे में हो जाएगा 120 हो गया। तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। इधर करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। किसी में 246 लिखा है आंसर। अगला सवाल, एबीसी ए कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब इनका टोटल एलसीएम 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी लिखेंगे तो 20 तियां 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ए बी और सी की आ गई। अब यहाँ पर ए कर रहा था, फिर ए कर रहा था, 1 2 और तीसरे दिन तीनों आ गए साथ में ही, यानी कि 3 और 2 3 और 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ पर 3 दिन में 3 3 6 और 12 काम हो रहा है। कै दिन में? 3 डेज में हो रहा था। हमें काम 60 करवाना था, कै गुना हो रहा था? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि 15 हमारा आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समावर्त 11 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तो सबसे पहले तो 11 का डिविजिबल होगा, आंसर लगा दो। रीजन उसके पीछे भाई नंबर 2 रहे होंगे तो वो 11 के मल्टीपल रहे होंगे, 11 ए गुणे में 11 बी, तो 11 तो हमारा आना ही आना है एलसीएम में, तो उसको कुछ सोचना ही नहीं था। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 726 बराबर में एलसीएम इनटू में एचसीएफ होता है। तो ये काटेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 और 6 बच गया फिर 66। ठीक है, तो ये चीज तो फार्मूला सभी को पता होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ। बाकी आपने एचसीएफ देख लिया तो नंबर में 11 तो रहा होगा, 11 आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। अगला सवाल, इसका लघुत्तम समावर्त निकालना था, तो सब सिंपल सी बात, हमें क्या चेक करना था? ऑप्शन चेक करना था। सबसे पहले तो 9 आना चाहिए, तो 9 देखो 6 5 11 और 7 18 हो गया। आप देखो सभी में 7 6 5 लिखा, 7 6 5, तो इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी तो सभी में मिल जाएगी। अब बचा है 7 और यहाँ पर 4, 4 की डिविजिबिलिटी देखो आसान रहेगा चेक करना, क्योंकि इन्होंने नंबर इधर उधर करके ही लिख दिए। यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4 3 बचा, ये नहीं कट रहा 4 से, ये भी नहीं कटेगा। 4 एकम 4 3 बचा, ये तो जब ये कट गया तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया, आंसर लगा दो। बाकी एलसीएम लेना भी आसान है, आराम से आप एलसीएम ले सकते हैं। तो लेकिन इतनी मेहनत करनी क्यों है जब आसानी से आंसर आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल, थीटा एक न्यून कोण है और ये हमको दिया गया था, ये तो बहुत आसान हो गया, 90 रख दो, थीटा बराबर में 1 प्लस का 1 बराबर में 2 हो गया। इसी तरीके से इसका भी मान 2 आ जाएगा। अगला सवाल, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। 36 से मतलब 9 चौक 36, 4 और 9 से दोनों से होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा है? ये लिखा, इसी को चेक करते हैं। 4 से तो कट रहा है, 9 से 7 2 9 से भी कट गया, अब बचा 17, 17 से चेक करना पड़ेगा। 17 बना 85 हो गया, बचा कितना? 12, 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 119 बचा 10, 17 छक्का 102, आंसर आ गया। बस ऐसे ही चेक कर लो, क्या फायदा इधर उधर मुंह मारने से। अब देखो ये कह रहा है यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद इतने हैं तो चौथा पद क्या होगा? आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल और इससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, इधर 36 था, 6 रंग 36, 6 पंजे 30 आंसर। अब आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो उससे कोई ज्यादा नंबर तो मिल नहीं जाएंगे, तो इसको आप अप्रोच सही से कीजिए ना। आपको पता है 36 गुणे में 35 बटे में 42 होगा, सोल्यूशन करने पे जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर इतना है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में अंतर 2। ये सवाल है, क्या ही बताएं अब। ये 17 गुना, इसका भी 17 गुना है, क्या बना आंसर? अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर उससे पे इस अंकित मूल्य पर इतनी और इतनी की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती तो इसका प्रतिशत लाभ कितना था? अब यहाँ से क्या हुआ, 100 रुपए की चीज थी, 170 यहाँ पर प्रिंट कर दिए। 5% की छूट का मतलब 95%। 20%, 20 पंजे 100, 4/5 हो गया। और फिर 20% की और दे दी तो 20 पंजे 100, वो भी 4/5 हो गया। अब यहाँ पर एक जीरो यहाँ से इधर काट दो, अब इधर कर लो, ये 19 हो गया, ये 5 से काट दिया। अब यहाँ पर कुछ कटना तो है नहीं, तो 50 को इसको ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, और इधर जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब नहीं कुछ कटेगा, तो 55 25 हो गया, 25 25 हम 625 हो गया। इधर करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 गुणे में 19 कर देंगे, 19 चौक 76 हो गया, हाथ से लगा 7 हो गया, 19 तिया 57 में 7 जोड़ देंगे तो 64 हो गया। अब यहाँ पर देखो लाभ कितना हो रहा है, 6 से 5 गया 1, 4 से 2 गया तो 2 बटे में 625 गुणे में 100 हो गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 25 25 हम 625 हो गया, यानी कि 21 चौक 84 बटे में 25, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौकू 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 75 हो गया। तो बचा कितना है अभी? 9 बचा है, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 25 तिया 75 करना पड़ेगा, तो 3.3 समथिंग आंसर। अगला सवाल, अब ये क्या है भाई, अब इसको देखो, यहाँ से देखो, अगर आप वैल्यू पुटिंग करके करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। वैसे tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख क्या सकते थे? sec स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। इसको अगर लिखना चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे? tan स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते थे। इसका गुणा कर देंगे तो sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा है, मार्च और अप्रैल माह के दौरान देश ए से जाने आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले मार्च में 20% लोग थे और अप्रैल में 25%। अब यहाँ पर अगर देखते तो टोटल कितने थे? 5 थे, तो टोटल हमारे हिसाब से तो 20% थे। 5 का भाग किया, एक के लिए 3 का गुणा कर दिया, आ गया। अब इसी तरीके से हम अप्रैल में देखते तो अप्रैल में 15 थे टोटल, और ए का चाहिए होता तो 8 का भाग करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, रेशियो बना रहे हैं डायरेक्ट। इधर करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया, यानी कि 3 त्रिका 9, रेशियो 10 आंसर आ गया। अब इसमें जरूरी नहीं मान निकालना पड़े, नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर मान लो 100% बराबर आप ये कर रहे हैं 60 के टोटल दिया था, फिर 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका मान। फिर आप वही चीज सेम यहाँ पर करना पड़ेगा, इनटू में 25, तो ये आ जाएगा इसका मान। लेकिन ये कट ही जाना जब रेशियो बनाते समय, फिर लिखना ही नहीं है। अगला सवाल, शिक्षा परिव्यय में 2018-19 की तुलना में 2020-21 के दौरान प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 8000 से इतना, यानी कि 80 से 82, यानी कि 2 की वृद्धि होगी, किस पर? 80 पर, गुणा कर देंगे 100, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, इधर करेंगे 25 हो गया, यानी कि 2.5%। आसान सवाल है। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये डायरेक्ट याद करने वाली भी चीज है, ये आप लिख लो कहीं पर फार्मूला बना के। जो यहाँ पर आ रहा ना, माइनस दिया और ये आया, और इसका मान प्लस में ये हो जाएगा। आप इसको एकदम बढ़िया डिट्टो, अभी मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं करवाऊंगा नहीं, लेकिन ये आप कहीं पर लिख लो। ये सवाल बहुत पूछा गया, पहले पूछा गया था 2018 के बाद तो कम आया, लेकिन उससे पहले खूब पूछा गया है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम x, ठीक है, यहाँ पर x मान लिया, आप दोनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ना है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और बराबर में हो गया √2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो गया 2 साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा बराबर में x स्क्वायर हो गया। जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। इनके साथ देखो, जब ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बना देंगे, यानी कि एक इधर, यानी कि 2 हो गया, बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में x स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेके आ जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा,
और बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर में क्या आ गया, √2 cos थीटा। ठीक है, और इसका फार्मूला भी अभी शायद CHSL में आया था। अगर मान लो यहाँ पर x दिया जाए और यहाँ पर x मान लिए ना पहले, तो यहाँ पर y मान लो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर होता है। a और b के मान कितने हैं, 1 और 1 है, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर में x स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो तो हमने माना ही नहीं, y स्क्वायर का मान √2 साइन थीटा, यानी कि √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो साइड उठ के आ जाएगा, यानी कि 2 कॉमन ले लिया और 2 से 2 मतलब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यही चीज सेम बन गई, तो ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो चीजें शॉर्ट बन पाएंगी। अगला सवाल, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का योग 41 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाओं के बीच अंतर क्या होगा बताओ। 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। अगला सवाल, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि बताना है। देखो 22% हानि पर, यानी कि 100 की चीज वो 22% हानि यानी कि 78 में बेचना चाहता है, लेकिन वजन कम का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो उसे 100 का करना चाहिए, 100 ग्राम मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन उससे 35% कम कर रहा है, यानी कि 65% चीज दे रहा है। समझ गए, तो 13 छक 78 हो गया, 13 पंजे 65, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 5 की चीज से कितना प्रॉफिट, 1 रुपए का, तो आंसर आ गया कितना, 20%। इसमें ये याद रखना, जो ऊपर की चीज है वो हमेशा ग्राहक से ली जा रही है, और जो नीचे चीज है वो दुकानदार अपने पास से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। अगला सवाल, किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, यह प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। यानी कि पहले की पूछा है, तो यानी कि x रही होगी, फिर 15% बढ़ा, मतलब 5 5 दूनी 10, 20 से चीज 23 होगी, तो 23 बटे में 20, यानी कि इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 352,314 हो गया। यानी कि यहाँ पर 400 का गुणा कर देंगे और 529 से भाग कर देंगे। तो अब या तो देखो यहाँ पर कुछ बन तो रहा नहीं, केवल ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर 2 जीरो आने हैं, तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो पाया, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर फटाफट गुणा कर देते हैं, 4 चौकू 16 हो गया, 4 चौकू 16, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 3 12 और 2 14 हो गया। अब इतना लिख लिया तो 140925600। ठीक है, और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार वाला आ गया। अब ऑप्शन का सहारा ले लो, सबसे बड़ा 3 लिखा, तो 5 3 15, 14 से बड़ा हो गया कैंसिल। अब 2 बार करेंगे तो 2 ने में 18 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 9 से 8 गया, 1 हो गया, 10 से 5 गया, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, यहाँ 351 हो गया, उतारा लेंगे 0 का, यानी कि हमने 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट कर लिया। अब देखो सबसे बड़ा 6 लिखा है, तो 6 पंजे 30, 35 से कम आ रहा, गुणा करके देख लेते हैं। 6 9 में 54 की 4, हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17 हो गया, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 से 31, देखो भाग हो गया, बात खत्म बस। ठीक है, टेबल याद, 23 का टेबल देखो मुझे याद तो मैं करके दिखा सकता, लेकिन शो ऑफ करने से कोई मतलब नहीं, हर किसी को याद नहीं होता है, तो इस तरीके से आप अप्रोच करके निकाल सकते हैं। अगला सवाल, 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 22% की छूट देने के बाद इतने में बेचा गया है, 22 का मान क्या था। तो सिंपल सी बात भाई, 3800 की चीज 3496 में बेचा गया, तो इसमें देखो काटा पीटी मत करो, डायरेक्ट घटा लो कि कितने की छूट दी गई। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 9 से 9 गया तो 0 हो गया, इधर बचा है 7, 7 से 4 गया 3, इतने की छूट दी गई, कितने 3800 पर, 0 से 0 कट चुके हैं, ये तो आपके समझ में। अब ऑप्शन का सहारा ले लो, 8 8 64 हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा 8 बार चला गया। अगला सवाल, 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त का गुणनफल इतना है, उन संख्याओं का योगफल बताइए। अब योगफल 4 3 7, 7 का मल्टीपल, आंसर हो गया। बाकी तो आपको पता है कि पहला नंबर इंटू में सेकंड बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर 3x इंटू में 4x बराबर में हो गया 2700। ठीक है, इधर कर देंगे तो 3 नेम 27 और 4 से काटेंगे ये 125 हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 3 गुणे में 5 हो गया, यानी कि हमें निकालना क्या था 7x का मान, तो दोनों तरफ हम 7 का गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 7 105 हमारा आंसर। अगला सवाल, अब ये फेवरेट सवाल है भाई, 0 हो गया। यहाँ पर देखो अगर आप एलसीएम लेंगे नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और एक्स वाई नीचे आएगा, ऊपर जाके वो गुणा बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर में
जीरो हो गया। इसका होल क्यूब अगर खोलोगे, अच्छा इसका फार्मूला लिख लो, उसका छोड़ो, यहाँ पर लिखोगे तो x प्लस का y और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और इसका मान क्या आपको पता है, जीरो। ठीक है, इसका नहीं खोलना था। अगला सवाल, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है। यदि एक छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम का अनुपात इतना है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 4 8 ये नहीं होगा, 8 4 12 ये नहीं होगा, 4 2 6 ये हो जाएगा, 4 1 5 नहीं होगा। आंसर तो आ चुका है। अब यहाँ पर देखो फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू में आर और इंटू में एच हो गया। बराबर में कर देंगे, क्या आ जाएगा, बेलन का पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर इंटू में 5x हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका मान हो गया 28 का स्क्वायर, इसका मान हो गया 7 का स्क्वायर और इसका मान हो गया 7 गुणे में 28। यहाँ पर करेंगे, ये देखो इसका भी मान 45 हो गया। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो इन्हीं को उड़ा दो, 15 आ गया। आप क्या करते हैं, स्क्वायर खोलने पड़ेंगे भाई। 28 का स्क्वायर 784 हो गया, 49 हो गया और इधर कर देंगे तो 196। मुझे टेबल नहीं याद है 28 का, मैंने क्या किया यहाँ पर 14 दूनी 28 कर लिया, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर मुझे पता था, 196 लिख लिया। तो 6 4 10 9 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 9 9 4 13 और 9 22 हो गया, हासिल लगा 2 7 2 9 1 10 हो गया। और फिर इंटू में 15, 15 से ये काट दो, यहाँ पर लिखेंगे तो पूरा लिख ही लो, 15 बराबर में 9x स्क्वायर इंटू में 5x हो गया। तो 9 पन्ना 45, ये तो पूरा पूरा 3 बार चला गया और 3 से इसमें भाग कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा, 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 यानी कि x पावर 3 बराबर में 343। ठीक है, तो x बराबर में 7 आ गया। अब यहाँ पर 7 का मल्टीपल भी देख लेते, उससे भी आंसर आया था। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हो गया 3x यानी कि 3 इंटू में 7, एच का मतलब 5 इंटू में 7। तो 1 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 दूनी 4 3 12 हो गया, 12 7 84 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया यानी कि 0 1 आना था। उसके अलावा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10 करो, 7 21 दूनी 42 हो गया, यहाँ से लगा 4 21 दूनी 42 और 4 46 गुणे कर देंगे आंसर। अगला सवाल, यदि शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और उसके वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन क्या होगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक उसने पूछ दिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है अगर किस्मत अच्छी होती ना तो आंसर निकल आता। 4 2 6, 4 2 6 ये नहीं हो रहा कैंसिल, 4 2 6 ये भी नहीं, 4 2 6 ये भी नहीं, डिविजिबिलिटी तो आ रही है। अब देखते हैं भाई क्या बनता है। यहाँ पर करेंगे 1/3, 22/7 हो गया और रेडियस हमको दे दी थी 6 गुणे में 6, हाइट का मान दे दिया था 7, पूरा पूरा कट ही जाना था। फिर निकटतम पूर्णांक का क्या मतलब हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और ये 26, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम इतना और इतना है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। 7 का मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल दिख गया ना, बात खत्म। ये सवाल पूछे गए हैं, बताओ। ऐसे अगर सवाल आएंगे ना तो कट ऑफ बढ़ेगी नहीं और भी बढ़ेगी, क्या ही बताएं। कुछ तो ढंग का पूछना चाहिए। 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एक्स बराबर में 5 आ गया। बड़ी संख्या यानी कि 7 का गुणा कर दो दोनों तरफ, आंसर आ गया 35। अगला सवाल, PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर स्थित कोई बिंदु 1/2 PSQ का मान। आसान हो गया सवाल, एक बढ़िया था, इतना बड़ा बन गया आपका सर्किल, ये बन गया समबाहु त्रिभुज जिसको हो गया है लकवा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान ना ही दें। अब ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, कह रहा था एस चाप QR चाप कहाँ पर है, ये दिया हुआ, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, एस हो गया। अब कह रहा था PSQ यानी कि PSQ ये निकालना है ये। ठीक है, अब एक चीज बनाओ, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। जीवा ये होगी यानी कि ये अगर थीटा हो गया तो ये वाला भी थीटा हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज था तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया यानी कि ये भी 60 हो गया। अब इसका आधा पूछा था, 1/2 गुणे में 60, आंसर आ गया 30।
अगला सवाल, राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% के साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 10,000 का अगर हम 8% निकालते 800 आता और 2 साल में कितना आ जाता 1600 आ जाता। इसी तरीके से 10,000 का 10% निकालते तो कितना आता भैया 1000। 2 साल में कितना आता 2000 रुपया। ऑल ओवर 2 साल का कितना दिया था 1680। इनका डिफरेंस करेंगे तो 80 हो गया। इनका डिफरेंस 2000 से अगर 1600 कम करते तो कितना आ जाता 400 आ जाता। 400 से 80 कम कर देंगे 320 हो गया। 0 से 0 8 एकम 8 8 चौक 32 हो गया। यानी कि इन्हीं रेशियो में पैसा उनके पास डिवाइड हुआ होगा। तो टोटल कितना है 5 5 बराबर में 10 के दिया था। एक ही निवेश की राशि हमें निकालनी थी यानी कि 4 बराबर, तो 5 दूनी 10 हो गया 4 दूनी 8 के आंसर। समझ गए ना भाई, हमने क्या किया है 10,000 का 8% निकाला तो ये तो 800 आया 1 साल का ब्याज, लेकिन हम जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो 2 साल के ब्याज पे, तो इसलिए 2 का गुणा किया तो ये 1600 बना। इसी तरीके से 10% निकाला तब 2 का गुणा कर लिया। अगला सवाल, त्रिभुज की भुजाएं इतने अनुपात में, उसका परिमाप इतना, तो क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल होगा कितना 1/2, 5 गुणे में 12 इंटू में x², यही तो होगा। 2 छक्के 12 हो गया, 6 पंजे 30 x² होगा। यानी कि 30 तो आना ही आना है। तो 30 तो लगभग देखो इसमें भी आ रहा 2 बच रहा है, लेकिन x² भी तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा बचना चाहिए 30 का भाग करने पर स्क्वायर आ जाए। तो देखो यहाँ पर करेंगे, यहाँ 5 बच रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर, क्योंकि इसमें भाग करोगे 9 बच रहा जो स्क्वायर बनता है। बाकी इनका अगर सम करेंगे तो ये हो गया 30। 30 बराबर में 90, तो 1 बराबर में 3 आ गया, यही x का मान आया। आंसर लगा दो। अगला सवाल, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, आयतनों का अनुपात क्या होगा। भैया देखो त्रिज्याएं है, बेलनों की त्रिज्याओं में अगर आयतन निकालेंगे तो r² होगा, यानी कि 16/25 हो गया। हाइट करेंगे तो 5/2 हो गया, तो 5 25 2 8 16 हो गया, 8/5 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल इतनी है तो 40 किलोमीटर के लिए औसत चाल बताना। देखो एवरेज स्पीड का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि 40 है, लेकिन टोटल टाइम हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा था लास्ट वाली लाइन में, सेकंड लास्ट में, कि 10 किलोमीटर के लिए उसे 40 की चाल से जाना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते तो उसे 1/4 घंटे लग रहे हैं। समझने की कोशिश करना, या तो इसको मिनट में चेंज कर लो या घंटे में ही रहने दो, घंटे में ही रहने दो। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, कह रहा था पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी रहा होगा उसका 2 गुना है, ये यही तो कह रहा है। यानी कि इसका मान दिया गया था 1/4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब कह रहा था यहाँ पर पहले 10 किलोमीटर के बराबर है कौन सा, चौथा वाला, यानी कि इसका मान दिया गया था 1/4। अब बीच में जो कह रहा था वो कह रहा था तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, तो इसका आधा इधर आ रहा है, यानी कि 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 बन जाएगा। अब ये टोटल समय बन गया हमारा। अब इसमें 8 एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6 हो गया, 6/8 आ गया, यानी कि 2 3 6 2 चौकू 8 हो गया। अब टोटल टाइम से हम भाग कर देंगे, 4 ऊपर पहुंच गया, यानी कि 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि पर 5 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी थी, हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं था और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा।
अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, वैसे तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि आपको पता है 10 से चीज 11 हो रही है, यानी कि 11 के मल्टीपल में यही हमें दिख रहा था, बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर चीज क्या हो गई कि उसने 3 वर्ष पहले, अभी वो यहाँ पर खड़ा है, उसने 3 वर्ष पहले लिया था कि 5 वर्ष बाद हम पूरा कुछ ना कुछ चुका देंगे, लेकिन वो अभी यहीं पर चुकाना चाहता है। तो 10% के हिसाब से 10 से चीज 11 हो गई होगी, 5 वर्ष चुकाता तो इतना होता, यानी कि 11 की पावर 5 का मान हमको दिया गया था 161,051 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अगर यहाँ पर 10 की पावर 5 कर देंगे तो ये तो हमारा बन गया प्रिंसिपल जाके। अब यहाँ पर हम फिर से अगर वही चीज करें, क्योंकि अब 3 साल में चुकाना, तो 10 की पावर 3 गुणे में 10 की पावर 3 से चीज बन जाएगी 11 की पावर 3। तो ये जो हम 10 की पावर 5 निकाले प्रिंसिपल हो गया, यानी कि हम यहाँ पर 10 की पावर 3 करें गुणे में 11 की पावर 3 करें। समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पर देखो ये तो 3 ये किससे कट गया, यानी कि 100 बचा। अब यहाँ पर अगर हम ये काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 11 गुणे में 11 बचा। अब इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, बचा 5 हो गया, 11 चौक 44 7 हो गया, 11 छक्का 66 4 बच गया, फिर 11 चौक 44 11 एकम 11 हो गया। इधर करेंगे 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33 3 बचा, 11 तिया 33 11 एकम 11 हो गया। आंसर आ गया 133,100। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखो हम पूरा ही करके दिखा दें क्या। देखो कह रहा है कि 11 की पावर 5 बनता है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे हिसाब से, लेकिन 161,051 हो गया। अब यहाँ पर 10 की पावर 5 निकाली, ये पूरा प्रिंसिपल बन गया। अब ये प्रिंसिपल है, 10% आपकी रेट हो गई, 3 साल में ब्याज चुकाना है, तो इस तरीके से चीज बनेगी, चक्रवृद्धि ब्याज में चल रही चीजें। तो यानी कि ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी कि 10 की पावर 3 का मान अब हो जाएगा 16,1051 अपॉन में 11 की पावर 5 गुणे में 10 की पावर 5, और हमें इसका मान निकालना है क्योंकि 3 साल में वो चुका देगा। तो यहां से हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होगे। चलो फिर अगला सवाल। अब ये देखो 11 इतने लिख दिए कि कंफ्यूजन में हो जाओ, ये तो 1 हो गया, ये करेंगे 121, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से ये प्लस वाला है ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 11 ये प्लस का 11, केवल बचा क्या 1 बचा। अगला सवाल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, उनके आधारों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम एरिया लिखते 1/2 A1 इंटू में B1 अपॉन में 1/2 A1 इंटू में, या तो H1 लिख लेते, ऐसे लिख लो B1 इंटू में H1, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इधर B1 इंटू में H2। ये क्या हो गया, बेस और हाइट बन गई। अब क्षेत्रफलों का अनुपात 4/3 दिया गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमें ऊंचाइयां दी गई थी, यानी कि इनका मान दिया गया था कितना 6/5, 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 को 20, 3 नीचे आ जाएगा, 6 18 कर लो, यानी कि 10/9 हमारा क्या आ जाएगा, ये B1 अपॉन में B2 आ जाएगा। अगला सवाल, पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज का 8% लाभ पर दूसरी कमीज को 3% की हानि पर बेचा जाता है, कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखो पहली 100 की चीज बेची गई 108 में, ठीक है, दूसरी 100 की चीज बेची गई 97 में। अब यहां से देखो सबसे पहले तो इनको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल नहीं करोगे तो यहाँ पर जो सेल कह रहा ना 2 गुना बनाना है, तो 2 गुना नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं जो कॉमन हो रहा, तो 97 इधर कर दो 108 का, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अब इनको 2:1 के अनुपात में बनाना, तो पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने मूल्य पर, यानी कि 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट निकालना था, 8 का प्रॉफिट हो रहा था, टोटल 8 का प्रॉफिट और 97 गुणे में 2 ये तो करना पड़ता, तो ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ से हमें 3 का नुकसान हो रहा था, टोटल 3 गुणे में 1 गुणे में 108 का नुकसान हो गया, यानी कि ये प्रॉफिट वाला ये नुकसान वाला है। अब यहाँ पर देखो अगर हम देखते क्या टोटल कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, इसमें गुणा करना पड़ता 97 गुणे में 2 और इधर करना पड़ता 108, तो इन दोनों को जोड़कर ही भाग करना पड़ेगा, यानी कि 100 ले लेते हैं हम कॉमन, इधर हो गया 2 सत्ते 14 हो गया, 2 में 18 1 19 प्लस का 108 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो ये टोटल आ गया हमारा क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट देख लेते हैं भैया, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 हो गया, हासिल लगा 11 हो गया, 16 में 144 हो गया, 144 में 11 जोड़ा तो 155 हो गया,
इधर करेंगे 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि 12 से 4 चला गया तो 8 हो गया, और इधर 4 से 2 गया तो 2, 5 से 3 गया 2 और 1 बचा। ये क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। समझ में आ गई बात, ये इसका गुणा करके लिख लिया, ये इसका गुणा करके कर लिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं भैया 1228। ये सवाल कुछ होते हैं ऐसे आए 2-4 सवाल तो मजा आता है कैलकुलेशन करने में, आसान तो है लेकिन कैलकुलेटेड तो है कम से कम। यहाँ पर हुआ कितना, 8 4 12, हासिल लगा 1 हो गया, 10 हो जाएगा यानी कि 0 कर देंगे, और 2 और 1 3 हो गया, गुणे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा लेके हम इसको भाग कर लेंगे, काटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फर्जी में फंसे रहो, ये कर रहे कहीं वो जुगाड़ बैठा रहे, क्यों बैठा नहीं भाई। 4 से जाएगा यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, तो इधर 8 कर दो, 0 कर दो, 12 कर दो, यानी कि ये 0 हो गया, इधर 2 बच गया। अब तो भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी भाग नहीं किया तो एक 0 लगा देंगे। अब देखो 4.0 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना था। अगला सवाल, गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है। कुछ भी नहीं अनुपात है, जो परसेंटेज में होगा भाई उनके उसमें होगा भाई। आप कोई भी चीज लिखोगे 360 में भाग करके, अब ये टोटल 100 करोगे, फिर इसमें गुणा करोगे, इसी तरीके से दूसरे में इस तरीके से करोगे गुणा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना, तो हमें केवल परसेंटेज से मतलब है ना। तो यहाँ पर हम गणित के लिए देखते हैं, यानी कि मैथ का ये 20 लिखा था, और किसके साथ पूछ रहा था, विज्ञान के साथ। विज्ञान भैया साइंस हो गई, यानी कि 30 हो गया, यानी कि 2:3 हो गया। अगला सवाल कह रहा था सर डी में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या लाख में कितनी है। तो सबसे पहले देखो डी में टोटल संख्या इतनी थी 2.35, हमारे हिसाब से टोटल 6 4 10 हो गई। ठीक है, फेल हुए कितने, 6 का गुणा कर दो, 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियां 18 और 3 21 हो गया, हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। कहीं पर 141 लिखा है, आंसर लगा दो। क्या ही मतलब है लाख करोड़ से, आप ऑप्शन ऐसे दो ना लिख के मुझे 141 1.41 14.1 1.1 ऐसे करके, तब उसको हम करेंगे, 0 को वैल्यू देंगे। जब जरूरत नहीं है ऑप्शन में तो कोई मतलब नहीं। अगला सवाल कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। तो सबसे पहले ये तो सब अलग अलग दिए गए हैं, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें 360 में भाग करके निकालना पड़ेगा वो क्या रहा। तो इसमें आ रहा था कहीं ना कहीं 9 गुणे में 40, तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 5 5 10 8 18 आ रहा है, 5 2 7 नहीं हो रहा, 4 2 6 नहीं हो रहा, 5 5 10 2 12 नहीं हो रहा, तो आंसर तो आ गया था ना। अब इसके एक बार जोड़ के भी कर लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, 5 4 9 2 11 2 13 20 हो गया, 20 की 0, फिर यहाँ से लगा 2 हो गया, 6 2 8 और 1 9 5 14 4 18 और 2 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 7 12 और 12 5 17 12 6 18 लिखा है, 18 और 7 18 7 25 और 6 31 31 और 4 35। ठीक है, अब यहाँ पर ये 360 का मान था, हमें चाहिए किसका, शिक्षा के लिए। तो शिक्षा वाला यहाँ पर कौन सा है, ये है, यानी कि 5425। तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 5 7 35 हो गया, इधर करेंगे 5 एकम 5 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, 0 5 8 40 55 25 हो गया, इधर करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 3 बच गया, 7 पंजे 35 7 पंजे 35 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना, गुणे में 36 बटे में 100 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 5 एकम 5 हो गया, इधर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, हासिल लगा 1 18 तियां 54 1 55.8 आंसर। अगला सवाल a प्लस बी बराबर इतना, इसका मान देखो, इसका डायरेक्ट मान लिखना आना चाहिए आपको। 10 की पावर 3 माइनस का हो जाएगा कितना, 3 इंटू में 10 इंटू में ए बी का मतलब 6 6 तियां 18 और 180 हो गया। 1000 से जब हम 100 घटा देंगे तो 900, 900 से 80 और कम कर दिया, 820 आंसर। भाई आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a की पावर 3 माइनस का 3 है। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या होता है, इस फार्मूले में कट जाता है, तो फार्मूला इतना ही रह जाता है, लेकिन यहाँ तो कटेगा नहीं ना, तो इसलिए हमें मान रखना पड़ेगा। अगला सवाल, पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो उसी कार्य को क्रमशः 36 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर कार्य आरंभ
से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या। तो देखो 36, 48, 144, इनका एलसीएम आपको देखो, अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी की होगी तो 144 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का 6 का करेंगे तो 4 छंग 24, यानी कि 4 इफिशियंसी बन गई किसकी, पी की। ये पी की इफिशियंसी हो गई, ये क्यू की हो जाएगी, आर की। अब इसका करेंगे तो ये 3 हो जाएगी, इसकी 1 इफिशियंसी होगी। अब वो जो भी होता ना, जो भी कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले चले जाते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उनका उतना दिन का काम निकाल लेते हैं। 12 दिन पहले पी जा रहा था तो 4 की इफिशियंसी से 48 काम करता है वो। क्यू जा रहा था 8 दिन पहले तो वो 3 की इफिशियंसी से इतना काम करता। अब ये जो टोटल काम आया ना, ये 144 में जोड़ देते हैं कि तुम भैया रुको, अभी तुमसे हम साथ में भी काम करवाएंगे, तुम्हारा काम अभी ऐड कर ले रहे हैं। तो 8 4 12 4 16 की 6 हासिल लगा, 1 5 2 7 और 7 4 11 हासिल लगा, 1 216 हो गया। 216 में हम भाग कर देंगे किसका, तीनों का, क्योंकि अब तीनों लोग आ गए ना, जो जा रहे थे उनके भी हमने काम ऐड कर लिया, अब तीनों से करवा ले रहे। 4 3 7 और 1 8 हो गया। इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, आंसर आ गया 27। अगला सवाल, माना शांत जल में नाव की चाल इतनी, धारा की चाल इतनी है, नाव को धारा की दिशा में इतने जाने में कितना समय लगेगा। कुछ तो अच्छा पूछ लेते। 17 5 22 हो गया, 22 से जा रहे, दोनों दिशा में ही जा रहे थे। 110 11 दूनी 22, यानी कि 5 घंटे आंसर। अगला सवाल, अब इसको करते हैं भाई, देखो ये पॉइंट से तो पॉइंट चला गया, ठीक है, 4/5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 3 9 और 1 पूरा ही लिख दे, प्रॉपर लिख दे क्या, चलो ठीक है करते। 3 3 9 और 1 10/3, माइनस का 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी कि ये 5/6 आ गया। फिर यहाँ पर था गुणे का साइन, सबसे पहले इसी को करेंगे तो 1/2 ऑफ करेंगे, 4 1 4 1 5/4, यानी कि ये हो गया 5/8। अब जब इतना हो गया तो गुणा का साइन करेंगे, 8 ऊपर 5 नीचे, तो ये कैंसिल आउट, 2 चौकू 8 2 3 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45, 1/3 प्लस का 1/45 हो गया। अब इधर कर देंगे 15 3 45, इधर भी 15, यानी कि 16/45 इधर बन गया। अब जो जो निकाला उसको सॉल्व कर लो। 4/5 था, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ था, इधर आया था कितना, 4/3, बटे में 16/45 आया था, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/5 इंटू में 45 गुणे में 4 और बटे में हो गया 3 गुणे में 16 हो गया। तो 4 चौकू 16 से 16 कैंसिल, 5 3 15 3 45, आंसर आ गया। तो चलिए फिर 3 अक्टूबर की शिफ्ट 1 हम लोगों ने समाप्त कर ली है। कोई भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, एक आध क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, लेकिन एक चीज अब मान के चलो, देखो आप लोग अगर हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागते रहे, इन क्वेश्चनों को अगर बार बार आपने नहीं किया तो स्टेप्स कटिंग हो नहीं पाएगी, और स्टेप्स कटिंग नहीं होगी तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो नहीं पाएगी। मेन खेल रह गया स्पीड का, कौन कितने फास्ट कर ले रहा, क्योंकि उससे दिमाग हो जाता है रिलैक्स। फिर अगर टाइम बच गया ना तो और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपको सवाल जो भी आते हैं उनको आपको बैठकर सोचना पड़ेगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।